चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार केवल टीचिंग पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएंगे और कमेंट बॉक्स में बता देंगे कौन कौन लाइव आ चुका है। फिर साथियों हम सब अपनी बातों को आगे स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलते साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, संपूर्ण एसएसटी महारिवीजन के अंतर्गत आज हमारी जो है चौथी क्लास होने वाली है और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग जो है मुलाकात करते हुए कुछ बातों को करने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चे हम सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं तो ये रहा पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्या है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, किसके लिए बच्चे बात कर रहा है आपका, तो ये वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलप्ड होने के लिए कहां पर, अहमदाबाद में बात कहते हैं। अब पहली बात समझिएगा, जब भी कहीं पर क्या होता है बच्चे आपका, हम देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के या बातें करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या मुख्य बातों की आवश्यकता होती है। तो पहले समझ लीजिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी जो बात होती है वह बात होती है बच्चे कच्चा माल। सबसे पहली जरूरत क्या होती है, कहीं पर भी अगर कोई उद्योग लगाना है, ठीक है, उद्योग अगर हमें लगाना है, ठीक है, मान लेते हैं हमें कोई उद्योग लगाना है। उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए होता कच्चा माल चाहिए होता है। अब कच्चा माल वस्त्र उद्योग के लिए क्या होगा, वस्त्र उद्योग के लिए अगर हम कच्चे माल की बात करें तो हम कह सकते हैं कपास होगा, या बच्चे आपका क्या होगा, कॉटन कह दीजिए कि कॉटन क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ बच्चे उद्योग के लिए क्या चाहिए होता है, सस्ता श्रम चाहिए होता है, सस्ता श्रम चाहिए होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब वस्त्र उद्योग की स्थापना की जाए, किसकी स्थापना की जाए बच्चे, आपका वस्त्र उद्योगों की स्थापना की जाती है, तो वस्त्रों के लिए या कपास के लिए बच्चे किसकी आवश्यकता होती है, कपास के उत्पादन के लिए हम कहते हैं कि मिट्टी चाहिए। ठीक है, मिट्टी के साथ साथ और क्या चाहिए बच्चे, यहां की नम जलवायु होनी चाहिए, नम जलवायु। और मिट्टी कैसी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी हमें चाहिए होती है काली। काली मृदा किसके उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, तो हम कहते हैं कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेहतर कौन सी मिट्टी मानी जाती है, तो आप कहोगे बच्चे काली मृदा जो है, या ब्लैक सॉइल किसके उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, तो वह मानी जाती है कपास के उत्पादन के लिए। इतनी अगर जरूरतें पूरी होती हो इस प्रश्न में कहीं पर, वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देख लेते हैं, भारत सरकार की औद्योगिक नीति, ये नहीं होगा। सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, चलिए हो सकता है। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, यह भी हो सकता है। तुतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ या केंद्र है। अब जब यहां ऐसा प्रश्न बन जाए, आपको सोचना क्या है इसमें, अब आपने जो जो बातें कही है उन बातों को आपको सही तरीके से देखना है। तो यह बच्चे क्या है, आपका कपास की खेती वाले क्षेत्र के नजदीक है। क्यों, क्योंकि इसके आसपास के एरिया में क्या मिलता है बच्चे, आपका ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है। मालवा का पठार भी हो जाएगा। साथ में बच्चे ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर सॉइल भी कहते हैं। तो ब्लैक मृदा मिलती है या काली मिट्टी मिलती है, और क्योंकि काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है बच्चे, आपका कपास या कॉटन के, और इसीलिए इसे क्या कह देते हैं बच्चे हम लोग, ब्लैक सॉइल को जो है कॉटन सॉइल भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और इसी कारण बच्चे क्या हुआ आपका, इस क्षेत्र में कपास उद्योग जो है विकसित हो पाए, इसका एकमात्र यही कारण रहा है। सर बजटा पर भी क्लास करवा दीजिए 2000 बजट पर, अच्छा बजट, ठीक है बच्चे, बजट पर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। कहता है 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद के द्वारा बच्चे कौन सा बदलाव किया गया। अच्छा, अब आप लोग खुद सोच के देखो कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, इससे परिवर्तन क्या क्या आए थे। 1857 के विद्रोह को देखते हैं तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया, पहला परिवर्तन था बच्चे कि भारत में जो EIC का राज हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, के चार्टर को क्या कर दिया गया बच्चे, आपका समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत के साथ उसके जो शासन करने का अधिकार था, उस अधिकार को भी वापस ले लिया गया और भारत पर किसका शासन स्थापित हुआ, हम लोग कहते हैं क्राउन के शासन की स्थापना की गई। दूसरी बात क्या थी बच्चे,
जो गवर्नर जनरल था जीजी को क्या कहा गया, वायसराय कहा गया। और भारतीय मामले का संचालन करने के लिए बच्चे क्या किया गया, एक ब्रिटिश संसद का ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत सचिव के रूप में बच्चे आपकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें क्या कहा गया था बच्चे, आपका वायसराय कहा गया था। अब देख लेते हैं। और भारतीय मामलों के लिए बच्चे एक मंत्री हुआ करता था। चलो, तो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यह बात तो बिल्कुल सत्य है। विद्रोह का समर्थन करने वाले प्रभावी हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन संपत्ति जब्त कर ली गई, ये तो चलो ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है बच्चे आपका, तो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को क्या किया जाता है बच्चे आपका, तो राज्य सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा परिवर्तन यही था, ठीक है, कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव के रूप में नियुक्त करना, यही इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन रहा। चलिए, कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्यों बदली। अच्छा बताओ, अगर हमें राजधानी बदलनी है तो आप लोग राजधानी क्यों बदलोगे, या आपसे मैं कहूं कि आप अपना घर छोड़ करके कहीं और जाकर के निवास कर लीजिए, तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तो सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है बच्चे, या तो ये हो सकता है कि ये अपने प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना चाहता हो, या तो राजधानी को और सुरक्षित स्थापित करना चाहता हो, या इसे अपने शत्रुओं से डर हो और उस डर के कारण ये राजधानी को अत्यधिक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता हो। जैसे ब्रिटिश ने कलकत्ता से नई दिल्ली बच्चे राजधानी क्यों स्थानांतरित की, क्योंकि कलकत्ता में ब्रिटिश के खिलाफ अत्यधिक विद्रोह हो रहे थे बंगाल में, और इस कारण से उन्होंने क्या किया, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी, तो स्थानांतरित कर दी बच्चे नई दिल्ली। इसी तरीके से अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाती है, इसने क्या किया बच्चे आपका, राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद किस लिए बदली थी, तो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के उद्देश्य से इसने कहां पर स्थापित कर दी बच्चे अपनी राजधानी, तो हम कहते हैं इसने राजधानी जो है दौलताबाद स्थापित कर दी। ठीक है, इस बाकी ये सारी बातें नहीं है। चलिए अगला आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से मिलने वाले रेवेन्यू का इस्तेमाल मुख्य रूप से इन कार्यों के लिए करती थी। जब शुरुआती दौर में क्या स्थापित किया गया था, शुरुआती दौर में जब आप जाकर के देखोगे तो बंगाल में क्या आया बच्चे, जब द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई। द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, ब्रिटिश के पास दीवानी राइट्स थे, राजस्व वसूल करने का अधिकार किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास था। और ब्रिटिशर्स ने बच्चे जो राजस्व एकत्रित किया, उस राजस्व के माध्यम से क्या किया, भारत से बच्चे उसी राजस्व से उन्होंने क्या किया, भारत में जो व्यापारिक केंद्र थे वहां से बच्चे उन्होंने सामग्री खरीदी। मतलब रेवेन्यू भी भारत से लिया, भारत से ही सामग्री ले ली, और उस सामग्री को कहां ले गए बच्चे आपका, ब्रिटेन ले गए। और ब्रिटेन से क्या किया बच्चे, उससे निर्मित मालों को लाकर के भारत में बच्चे पटक दिया। इसीलिए आप लोग देखोगे कि जब 18वीं शताब्दी की आपको शुरुआत दिखाई, या 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ब्रिटेन में हम कहते हैं बच्चे औद्योगिक क्रांति हुई, तो वह क्रांति भारत में देखने को नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि भारत में बच्चे ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं से भारत को क्या किया गया, लाद दिया गया। इसलिए भारत में आपको क्या नहीं दिखाई देता, औद्योगिक क्रांति देखने को नहीं मिलती ब्रिटिश टाइम पीरियड पर। तो इन्होंने इसके माध्यम से क्या किया बच्चे आपका, भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीदे, और उन कपड़ों को ले जाकर के कहां बेचा, उन कपड़ों को बच्चे यूरोप में बेचा। और इस संदर्भ में बच्चे कई सारे इतिहासकारों ने कहा भी है कि इन्होंने उसका काम किसके लिए किया बच्चे आपका, तो इन्होंने जो है बच्चे कच्चे कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है, भारत में कपास और रेशमी वस्त्र खरीदने के लिए, ठीक है, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो भारत में कपास और रेशमी वस्त्र खरीदने के लिए बच्चे इन्होंने क्या किया था, इसका इस्तेमाल किया था। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो सूती और रेशमी वस्त्रों को खरीदने के लिए इन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया। क्लियर रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है, ठीक है, 72.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर, मतलब ये अपना क्या हो गया बच्चे आपका 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री क्या है, जीएमटी लाइन है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। और अहमदाबाद को कहां कह रहा है बच्चे आपका, तो ये कह रहा है कि 72.5 डिग्री पर अवस्थित है। 72 डिग्री एंड हाफ पर बच्चे क्या है आपका, अहमदाबाद अवस्थित है। 72 एंड हाफ पर अहमदाबाद स्थित है। फिर कहता है बच्चे, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारत का मानक समय 8 बजे प्रातः है। भारतीय मानक समय रेखा क्या है,
हम सभी को मालूम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री एंड हाफ है। ठीक है, कितनी है बच्चे? आपका 82.5 डिग्री है। और कह रहा है कि भारतीय मानक समय पर जो है 8 बजे प्रातः है। कितना बजा हुआ बच्चे? आपका 8 AM बजा हुआ है, 8 AM है। और ये कहां पर है बच्चे? आपका 82.5 पर। 82.5 से हमें कहां आना है? 72.5 पर आना है। ठीक है, अब आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है। तो हम लोग कहते हैं सर 1 डिग्री बराबर होता है हमारा 4 मिनट, 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है। अब हमारे बीच कितने डिग्री का अंतर है, बस यही बात आपको देख लेना है। 10 डिग्री का अंतर है। तो हम कहेंगे कि 72.5 और 82.5 के बीच बच्चे कितना अंतर है? 10 डिग्री का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर आ गया? इन दोनों के मध्य अगर देखा जाए बच्चे आपका तो 10 डिग्री का समय अंतराल है। और 10 डिग्री का समय अंतराल है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 दाहन क्या हुआ बच्चे? आपका 40 मिनट हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि 40 मिनट हम लोग प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? भाई हम कहां आ रहे हैं? टुवर्ड वेस्ट की तरफ लौट रहे। और हमें पता है कि जब हम बच्चे कहां की तरफ? पश्चिम की तरफ आते हैं तो समय में 4 मिनट क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अगर हम पूर्व की तरफ जा रहे होते, 72 से 82.5 की तरफ जा रहे होते, तो हम समय में क्या करते बच्चे? आपका प्लस करते। अब इसने कहा है बच्चे 8 बजे हैं, तो 8 बजे से आप 40 मिनट क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। हम कहेंगे माइनस कर देंगे अगर 40, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चे? आपका आंसर आ जाएगा। यहां क्या था बच्चे? 8 AM था। 8 AM में माइनस हमने क्या कर दिया? माइनस किया बच्चे हमने 40 मिनट माइनस कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? आपका 7:20 AM हो रहा होगा। कहां पर? 72.5 डिग्री पर। तो 72.5 डिग्री पर कितना हो रहा होगा बच्चे? आपका 7:20 AM हो रहा होगा। और यही हमारा क्या है? आंसर होगा। ठीक है, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका बच्चे यही होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न कहता है आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ठीक है, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास को कैसे लिखते हैं? तो वर्तमान के अगर इतिहासकार आएंगे, किसी का लिखित इतिहास नहीं है, तो आप कैसे लिख सकते हो बच्चे? हम उनकी परंपराओं को देख सकते हैं और उनकी कहानियों को सुन सकते हैं। उसी के आधार पर क्या कर सकते हैं? इतिहास लिख सकते हैं। या तो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के आधार पर, जैसे हम लोग जो है हड़प्पा संस्कृति की खोज करते हैं या किसी और जगह की खोज करते हैं। तो जो ऐतिहासिक हमको कोई स्रोत मिले, चाहे उनके सिक्के मिल जाएं या कहानियां मिल जाए या कोई ग्रंथ, अब ग्रंथ नहीं है ये कह रहा, तो भाई प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके नहीं लिखा जा सकता। आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके नहीं लिखा जा सकता। पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके नहीं लिखा जा सकता। वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, तो बिल्कुल बच्चे वाचिक परंपरा का मतलब क्या होता है? जो उनके यहां ओरल ट्रेडिशंस चल रहे, जो वो बताते जा रहे हैं, उन्हीं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? उनके इतिहास को लिखने का प्रयास करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। ठीक है, चलिए भाई, या हम इसे क्या कह सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का त्रिविभाजन कौन राज्य का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? या आप कह दीजिए इसको ऐसा कि 3 शक्तियों के मध्य बच्चे क्या हुआ था? जो सत्ता को लेकर के युद्ध चला था, उसे क्या कहते हैं बच्चे? आपका 3 गुट कहते हैं। ठीक है, और जब हर्ष की मृत्यु हुई, ठीक है, हर्ष की मृत्यु के उपरांत क्या हुआ बच्चे? आपका एक उत्तराधिकार को लेकर के या क्षेत्र में कब्जे को लेकर के बच्चे क्या चला? युद्ध चला। जिसमें कौन कौन शामिल था? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे। कन्नौज पर ये लोग क्या करना चाहते थे बच्चे? आपका अधिकार करना चाहते थे। कन्नौज पर अधिकार, ठीक है, ऐसे भी समझ लो, को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हुआ। ठीक है, क्या चालू हुआ था बच्चे? आपका त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हुआ।
अब इस त्रिपक्षीय संघर्ष में बच्चे 3 शक्तियां शामिल थी। कौन कौन शामिल था? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो देख लेना है, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट, पाल, पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट, पाल एवं गुर्जर प्रतिहार। अच्छा, अंतिम में विजय किसकी हुई थी? यह संघर्ष बच्चे आपका जो है त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कहा जाता है 200 वर्षों तक चला, और अंततः विजय किसकी हुई बच्चे आपका? तो गुर्जर प्रतिहार हुई। अंततः इस त्रिपक्षीय संघर्ष में इनकी विजय हुई, विजय हुई। इस बात को भी ध्यान रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी विजय हो जाती है बच्चे? इन लोगों की विजय हो जाती है। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता है महाभियोग चलाया गया था, इंपीचमेंट चलाया गया था टीबी मैकाले के ऊपर, कॉर्नवालिस के ऊपर, चार्ल्स क्लाइव के ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, अरे ये तो क्वेश्चन यहां आ गया नीचे। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा बच्चे महाभियोग चलाया गया था? क्वेश्चन हो गया नीचे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर बच्चे आपका ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग चलाया गया था? थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में तो ध्यान रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट आया था कब का? 1784 का। और पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में बच्चे इस्तीफा किसने दिया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, एक एक्ट आया था बच्चे आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट था बच्चे आपका 1784 ईस्वी का, और इसके विरोध में क्या किया गया था? इसके विरोध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, किसके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया बच्चे? आपका वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। और जब इस्तीफा दे दिया गया बच्चे तो इस समय क्या किया गया? ब्रिटिश सांसद थे, ठीक है, और ब्रिटिश सांसद का नाम था बच्चे आपका बर्क महोदय, और एडमंड बर्क ने बच्चे क्या किया? इनके ऊपर महाभियोग लाया। ठीक है, 1787 के आसपास। लेकिन अंत में चल करके बच्चे इन्हें क्या किया गया? महाभियोग और बाकी सारे आरोपों से जो है मुक्त कर दिया जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर यह महाभियोग लाया गया था। खैर, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी। क्लियर रहेगा? चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? ऐसा कौन सा ग्रह का संयोजन है जो गैसीय ग्रह कहलाता है? देखो, आप सभी ने ग्रहों को पढ़ा होगा और ग्रहों को पढ़ते समय देखा होगा कि कुछ ग्रह क्या है बच्चे आपका इनर प्लेनेट है, कुछ आउटर प्लेनेट है। ठीक है, तो आप जब इसे पढ़ते हो तो सौर मंडल में बच्चे 4 ग्रह हैं। उनके ग्रहों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चे? गैसीय ग्रह कहा जाता है। कारण क्या है? उनकी संरचना में जो है बच्चे आपको क्या दिखाई दे जाता है? गैसों से इनका निर्माण हुआ है। कौन कौन से ग्रह हैं बच्चे आपका? तो सौर मंडल में अगर जाते हैं तो सबसे पहला ग्रह आता है आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? आपका गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बच्चे क्या कहा जाता है हमारा? तो हम इन्हें जो है गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न आ जाइए। कहता है मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकारों के तत्वों को समझ सके? अगर आप क्या करते हो, मौसम और जलवायु पढ़ाते हो स्कूल में जाकर के, तो ऐसा क्या पढ़ाओगे कि जिससे आपका विद्यार्थी सारी बातों को समझ जाए? ये बात ध्यान रखिएगा। तो भाई हम क्या करेंगे, हम जो है पिछले मौसम क्या होती है? मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम का मतलब होता है बच्चे जो क्षणिक परिवर्तन है। ठीक है, जलवायु में होने वाले जो क्षणिक परिवर्तन है उसे क्या कहा जाता है बच्चे? आपका मौसम कहा जाता है। या दिन प्रतिदिन होने वाले जलवायु के परिवर्तनों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? आपका मौसम कहते हैं।
जलवायु तो एक दीर्घकालिक घटना है जो लगभग से बच्चे आपका 35 सालों की घटनाओं का योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। और दिन प्रतिदिन मौसम में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है बच्चे, आपका हम कहते हैं उसे मौसम। या क्षणिक घटनाओं का योग क्या कहलाता है बच्चे, आपका मौसम कहा जाता है। तो अगर हमें मौसम के विषय में किसी बच्चे को समझाना है तो जैसे अभी शीत ऋतु चल रही, मैं समझा सकता हूं पिछले एक हफ्ते में आप लोग कहीं देखोगे बारिश हुई है, या कहीं पर बच्चे क्या रहा है, ओलावृष्टि हो गई है, कहीं पर बच्चे धूप थी, कहीं पर गर्मी थी, और आज क्या है, ठंड ज्यादा है या कोहरा ज्यादा है, या हम घर से बाहर निकले तो बच्चे बरसात होने लगी, और बाहर फिर आधे घंटे बाद क्या हुआ, धूप निकल आई। तो ये क्या है बच्चे, आपका मौसमी परिवर्तन है। इसे समझाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे हाल फिलहाल में हुई घटनाओं का उदाहरण लेकर के, या हाल फिलहाल में बच्चे अगर कोई न्यूज़पेपर में इस तरीके की घटनाएं आई हैं उन सभी को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इकट्ठा कर सकते हैं। या बच्चे लगातार से जो 4-5 दिन से मौसम की रिपोर्टें आ रही हैं उन रिपोर्टों को एकत्रित करके उस बच्चे को बता सकते हैं कि भाई देखो ये मौसम में परिवर्तन हो रहा है। पिछले कुछ दिनों का हमें क्या करना है, आंकड़े से उसकी तुलना कर देनी है, और उन आंकड़ों को क्या करना है, उसे बताना है कि आप अपनी नोटबुक में चिपका लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो देखते हैं कि उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत के चित्र बनाने के लिए कहना नहीं, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना नहीं, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्र कार्य पुस्तक को हल करना नहीं, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्टों को एकत्रित करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। यही बात बच्चे आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट आइए, कहता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी क्या है बच्चे, आपसे पूछ रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में होता क्या है, कहता है बच्चों की इच्छा, उनके विचार और उनकी सक्रिय सहभागिता को नैतिकता देना, या उस पर जो है बच्चे आप जोर दीजिए। कहता है बच्चों को, छोटे बच्चों को देखने के लिए आध्यात्मिक ध्यान को सुनिश्चित करना, बच्चों की इच्छा अनुसार शिक्षक को पढ़ाना नहीं, बच्चों को, छोटे बच्चों को देखने के लिए आध्यात्मिक ध्यान को सुनिश्चित करना नहीं, बच्चों को गोल लक्ष्यों में बीच में खड़े होकर के लक्ष्य संकल्पनाओं को स्पष्ट करना। देखिए चाइल्ड सेंट्रिक जो एजुकेशन होता है इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका लक्ष्य होता है बच्चे की बच्चे शिक्षा के केंद्र में हो। चाइल्ड सेंट्रिक अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो भारत में बच्चे चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की जो शुरुआत आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इसको सभी विचारकों ने कहा, चाहे आप टैगोर को लीजिए, वो कहते हैं कि बच्चों को कहां ले जाइए, प्रकृति के पास ले जाइए, प्रकृति ज्यादा अच्छा शिक्षक हो सकती है। गांधी जी को देखिए, उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग की बात की। गिजू भाई बधेका को देखिए, ठीक है, ये सभी क्या है बच्चे आपके, ये भारतीय शिक्षा दार्शनिक है। जैसे विवेकानंद लोग को ले लीजिए, ये भारतीय शैक्षणिक दार्शनिक है। इन्होंने कहा कि आप क्या करिए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चा उस शिक्षा के केंद्र पर हो। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बच्चे की सक्रिय सहभागिता हो, ये नहीं कि जब आप पढ़ा रहे बच्चा ऊंघ रहा है या सो रहा है। ठीक है, और यही बात बच्चे हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है बच्चे उस पर भी कही गई है कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा का केंद्र कौन होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। ठीक है, और उसके विचारों को और उसकी भागीदारी क्या है, सक्रिय होनी चाहिए। बच्चा जो पूछता है उसे पूछने दीजिए, उसके प्रश्नों का जवाब दीजिए, उसकी जिज्ञासाओं को क्या करिए, बढ़ाइए और उसे शांत करने का प्रयास करिए। कूट मत दीजिएगा कि बच्चे ने कुछ पूछा और तुमने कुटाई कर दी, ये नहीं करना है। तो इसमें क्या है बच्चे, आपका बच्चे की इच्छा, उनके विचार और उनकी सक्रिय सहभागिता को बच्चे आपको क्या करना है, बढ़ावा देना है, यही हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है कक्षीय समतल या ऑर्बिटल प्लेन, प्रदीप्त वृत्त। मैंने कल भी बताया था कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, जो दिन और रात के मध्य अंतर करता है। यह हमेशा क्या करेगा बच्चे, जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है उसके साथ ये 23.5 डिग्री का क्या बना करके रखता है, कोण बनाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमती है उसे क्या कहते हैं बच्चे, हम लोग घूर्णन कहते हैं। ये दिन और रात के मध्य अंतर करता है, दिन एवं रात्रि के मध्य
अंतर स्थापित करता है। घूर्णन क्या है बच्चे, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर करती है तो उसे क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। परिक्रमण, जैसे हम लोग जाते हैं ना परिक्रमा देने बांके बिहारी जी की मंदिर, ठीक है, गोवर्धन परिक्रमा करते हो, जब कभी मंदिर जाते हो तो मंदिर की आप चारों तरफ क्या करते हो, परिक्रमा करते हो। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है, इलेप्टिकल शेप में बच्चे आपका परिक्रमण करती है, ठीक है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। वो क्या करती है बच्चे आपका, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ में क्या करती है, तो हम कह सकते हैं रेवोल्यूशन करती है। क्लियर रहेगा? ये बातें अब क्यों आ रही हैं, अरे छोड़ो ना, चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? ठीक है, बताइए। कहता है आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद? बताओ भाई कि निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता है पहले क्या था, भारत में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, अर्थात गुरु जी क्या होते थे, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे या आश्रम में, और वहां पर कौन पहुंचते थे, उनके जो है बालक पहुंचा करते थे, और बालक पहुंच करके ज्ञान लिया करते थे। ज्ञान कैसा होता था बच्चे, गुरु बोलते थे और वो उसे याद कर लेते थे। तो यह बच्चे किससे, कौन सा शब्द इसे निरूपित करता है, तो हम कह देंगे यह जो है उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान के लिए गुरु के पास जो है बैठना। उप का अर्थ होता है बच्चे समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द कौन सा बच्चे, आपका उप, और एक शब्द कौन सा बच्चे, तो हम कह सकते हैं निषद। ठीक है, उप और निषद। उप का अर्थ क्या है बच्चे आपका, तो उप का अर्थ होता है समीप, समीप, और निषद का अर्थ क्या होता है बच्चे आपका, तो बैठना। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा को आप किस में देखते हैं, उपनिषद में देखते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या है बच्चे आपका, गुरु के समीप बैठना। और उपनिषदों में दिया क्या है, उपनिषदों में बच्चे वेदों की दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं। वेद में जो ज्ञान है उन ज्ञानों को क्या किया गया बच्चे आपका, उनकी व्याख्याएं की गई हैं। ठीक है, और भारतीय उपनिषद के इतिहास में जाकर के देखते हैं तो टोटल जो है लगभग 108 उपनिषद आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में शक्तिशाली अहिंसात्मक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। इनके आंदोलनकारियों को हमने क्या जाना था, खुदाई खिदमतगार के बारे में जाना था। तो इन्होंने बच्चे क्या चलाया था आपका, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था, इसे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा के दौरान की बात है यह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया था, आंदोलन के समय बच्चे से चलाया गया था। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चे आपका, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक क्या चलाया बच्चे आपका, आंदोलन चलाया था। ठीक है, और ये पहले पाकिस्तानी थे जिन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। और इसमें क्या था बच्चे आपका, महिलाएं क्या करती थी बच्चे आपका, तो काले कलर का कपड़ा पहन लिया करती थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो क्या करती थी, महिलाएं काले कपड़े पहन लेती थी। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने जो है लाल कुर्ती दल का भी गठन किया था। ठीक है, तो कभी लाल कुर्ती दल पूछा जाए तो उसे भी ध्यान रख लीजिएगा, लाल कुर्ती दल। ठीक है, एक और पूछा जा सकता है, तथ्य हो सकता है महिलाएं काले कपड़े पहनती थी, काले वस्त्र धारण कर प्रदर्शन करती थी, प्रदर्शन करती थी। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये लाइनें दी हुई है, तो उन लाइनों से ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल बच्चे आपका। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए
संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा बच्चे क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज कब लाया गया? 1929 में। कांग्रेस ने क्या कहा था कि अगर 1929 में बच्चे कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, समय कौन सा था बच्चे आपका? तो इस समय लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन था और कब का था बच्चे आपका? 1929। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे और इस दौरान बच्चे क्या किया गया? कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, और कांग्रेस ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश क्या नहीं देते बच्चे आपका? 1 माह के भीतर उत्तरदायी शासन नहीं देते हैं या डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं तो सभी भारतीय क्या होंगे बच्चे आपका? ब्रिटिश से पूर्ण स्वराज मांगने के लिए स्वतंत्र होंगे। और हमने तिथि निर्धारित की कि अगर ब्रिटिश ऐसा नहीं करते तो 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो यह बात समझ लेना है कहां पर है? 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया? भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भारत आजाद हुआ, भारत कब आजाद हुआ बच्चे? 15 अगस्त जो है 1947 को आजाद हुआ। अब इसकी आजादी को भी आपको समझना होगा। कारण क्या है? इस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय था बच्चे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था, माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन के सामने बच्चे ध्यान रखिएगा, जापानीज आर्मी ने, जापानीज सेना ने 15 अगस्त सन 1945 को आत्मसमर्पण किया था और 1945 को आत्मसमर्पण किया था 15 अगस्त के दिन। लॉर्ड माउंटबेटन बच्चे अपने जीवन में 15 अगस्त की तिथि को क्या करना चाहता था? जीवन भर यादगार बनाना चाहता था। इसलिए उसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बच्चे कौन सा दिन चुना? 15 अगस्त का दिन चुना। और दूसरी तरफ एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारा संविधान तो बन गया बच्चे आपका 26 नवंबर के दिन। हमने आत्मार्पण भी कर लिया, लेकिन हमने बच्चे उसे क्या किया? हमने कहा कि भैया इसको हम लागू कब करेंगे? 26 जनवरी को। और हमने लागू कब किया अपना संविधान बच्चे आपका? 26 जनवरी 1950 को। जनवरी 1950 ये क्या था बच्चे आपका? संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। ठीक है, लागू किया गया। अब यहां पर समझिएगा पहली बात, संविधान लागू 26 जनवरी के दिन क्यों हुआ था? क्योंकि इस दिन हमने क्या किया था? पहली बार अपना स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब राष्ट्रीय आंदोलन लड़ रही थी, उस दौरान भारतीयों के मन में 26 जनवरी 1930 की तिथि को अमर बनाना था। और 26 जनवरी की तिथि को अमर बनाने के लिए हमने क्या किया? 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान पूर्णतः लागू किया। इस बात को ध्यान रखना है। भारत 15 अगस्त 1947 को ही क्यों आजाद हुआ? अगर ऐसा कभी प्रश्न बने तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के सामने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानीज सेना ने कब आत्मसमर्पण किया था? तो 15 अगस्त 1945। और उस तिथि को वो व्यक्ति क्या करना चाहता था? अमर बनाना चाहता था अपने जीवन में। इसलिए 15 अगस्त 1947 को उसने क्या किया? भारत को स्वतंत्र किया। इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कहता है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? बताओ जरा। हाउ इज द चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड? मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के राज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो भैया मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? बहुमत दल का नेता उसी को क्या करता है? राज्यपाल जो है क्या बना देता है? मुख्यमंत्री के पद पर जो है नियुक्त करता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है? चलो अगला आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेद भाव प्रदर्शित करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेद भाव प्रदर्शित करता है? लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए,
तो लिंग मूलक भेद प्रदर्शित कौन करता है बच्चे? आपका लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। यह बच्चे क्या बताता है आपका? यह बताता है लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। लिंग मूलक भेदभाव बच्चे यहीं पर दिखाई दे जाता है कि लड़कियों से अगर आप ये उम्मीद करें कि वो सिर्फ घर के काम कर सकती है, यही लिंग के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं बच्चे? लिंग आधारित भेदभाव है। ठीक है, क्योंकि लड़कियां घर के कार्य के अलावा बहुत सारे कार्य कर सकती है। आज वर्तमान समय में आप देख लीजिए, भारत की राष्ट्रपति है। चलिए अगला प्रश्न, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? शाहजहां ने दीवाने आम का निर्माण करवाया, इसके लिए कौन सा कथन उपयुक्त है? प्रजा में संतोष, बेहतर शासन में सहायता करता है, अपराध की दर नियंत्रित करना आवश्यक था, नहीं, ताजमहल का सफेद संगमरमर, नहीं, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समानता है, नहीं, बल्कि बच्चे इसके माध्यम से क्या स्थापित करना चाहता था? प्रजा में संतोष, कि राजा के दीवाने आम में आकर के सामान्य लोगों के विवादों का निपटान किया करता था, समस्याओं का समाधान किया करता था। और शाहजहां ने इसी उद्देश्य से क्या किया? दीवाने आम का निर्माण किया कि प्रजा आए, आम जनता आए, यहां पर बैठे, उसके विवादों का क्या किया जाए? समाधान किया जाए और उसे क्या किया जाए? बेहतर बनाया जाए, ताकि प्रजा क्या होगी बच्चे? आपका संतुष्ट होगी और संतुष्टि उसे प्रदान की जा सकेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मगध के नाम से जाना जाता था, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज नोन एज मगध इन एंशियंट टाइम? अब मगध के नाम से किसे जाना जाता था? तो पहले तो आप लोग बिहार का मैप समझ लो। ये बिहार राज्य का क्या है? मान करके चलिए थोड़ी देर के लिए ये मैप है, और बिहार राज्य के 12 जिलों से होकर के कौन सी नदी गुजरती है बच्चे? तो ये याद रखिएगा, यहां से इस तरीके से गंगा नदी गुजर रही है। ठीक है, कौन सी नदी गुजरती है बच्चे? आपका गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा नदी के इधर वाला जो ये यहां वाला जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा, इस मैदान को कहा जाता है बच्चे आपका अंग का मैदान कहा जाता है, अंग का मैदान कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बच्चे, इस वाले पार्ट को कहा जाता है मगध का मैदान, मगध का मैदान कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मगध का मैदान है। तो देखते हैं, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, बिल्कुल गंगा के दक्षिण का क्षेत्र बच्चे आपका मगध का मैदान कहा जाता है। गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र नहीं, गंगा तथा उत्तरी क्षेत्र नहीं, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र नहीं बच्चे। तो गंगा और उसका दक्षिण का क्षेत्र जो है बच्चे, उसे किस नाम से जाना जाता है? मगध का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर बच्चे आपका क्या था? मगध का मैदान हुआ करता था। चलिए भाई अगला चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी? ठीक है, बताइए भाई, गांव के मुखिया को किसने सौंपी? अब देखिए, गांव के मुखिया के पास स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था रही है, या जमींदारी बंदोबस्त रहा है, या रैयतवाड़ी बंदोबस्त रहा है, या महालवाड़ी। रैयत का मतलब क्या होता है? तो पहले ये समझ लो, रैयत का मतलब होता है बच्चे आपका, रैयत का अर्थ होता है किसान। ठीक है, क्या होता है? किसान होता है। महाल शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अगर पूछ लिया जाए, महाल, महाल का अर्थ होता है बच्चे आपका गांव। ठीक है, अब यहां से आप तोड़ लो आराम से। ठीक है, तो जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। 1922 में बच्चे किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। कौन था बच्चे इसका प्रतिपादक? हॉल्ट मतलब आपका मैकेंजी, मैकेंजी। यही क्या था बच्चे? आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो है प्रतिपादक था। ठीक है, इसने 1922 में कानूनी रूप से बच्चे क्या किया? इस प्रथा को लागू कर दिया। इस प्रथा को लागू कहां किया था? गंगा के दोआब के क्षेत्र में थी। उत्तर पश्चिमी बच्चे आपका नहीं, सॉरी, उत्तर पश्चिमी नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू थी, पंजाब में यह व्यवस्था लागू थी, मध्य भारत के क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत किसको जिम्मेदारी दी गई थी बच्चे? आपका गांव के मुखिया को। और गांव के मुखिया से ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? अनुबंध करती थी, और राजस्व वसूलने और उस राजस्व को वसूल करके ब्रिटिश को पहुंचाने का दायित्व किसे दिया गया था? तो दायित्व दिया गया बच्चे आपका महाल या गांव को दिया गया था।
चलिए, कहता है प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। आप सोचो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा बच्चे, क्या होगा? अरे भाई, विश्व युद्ध में बहुत सारे संसाधन खर्च हो जाते हैं, बहुत सारी जनसंख्या मर जाती है, तो बीमारी भी बढ़ेगी। साथ में बच्चे क्या होगा, 1914 से लेकर के 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला, उस विश्व युद्ध के दौरान बच्चे सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री की आवश्यकता थी, और जब खाद्य सामग्री की आवश्यकता होगी और वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो वस्तुओं की क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी मांग बढ़ जाएगी। भाई मार्केट तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर चलता है। डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हो गई, सप्लाई बच्चे क्या हुई, रुक गई। जब सप्लाई रुक गई तो इसके कारण क्या हुआ बच्चे, आपका कीमतों में वृद्धि हो गई, कीमतें बढ़ गई, और जब कीमतें बढ़ गई ऐसी परिस्थिति में भारत में बच्चे क्या हुआ, वस्तुओं की मांग बढ़ी, और भारत का बच्चे यहां से औद्योगिकरण क्या होता है, धीरे धीरे जो है गति पकड़ लेता है, और भारत में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन आ जाता है। औद्योगिक बच्चे स्थापनाओं के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? दोनों सर, वहां पर साइंस की क्लास है और ये एसएसटी की क्लास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई? नहीं। कीमतों में भारी गिरावट होने से? नहीं बच्चे। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी? नहीं। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का क्या हुआ था बच्चे, आपका विस्तार हुआ था। इस दौरान भारतीय उद्योगों का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। कहता है प्रदीप वृत्त, अभी बता दिया। प्रदीप वृत्त का बच्चे एक क्वेश्चन हर साल सीटेट में है, ठीक है। पिछले साल भी था 24 में, फिर उसके पिछले साल भी, मतलब 24 में जो है दोनों बार पूछा गया आपका, 23 में भी पूछा गया। हर साल बच्चे आपको प्रदीप्त वृत्त देखने को मिलेगा। अच्छा, वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, द सर्किल दैट डिवाइडेड द ग्लोब इनटू 2 पार्ट्स, क्या यह हो सकता है? वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, तो बच्चे दिन और रात को विभाजित करता है। पृथ्वी का एक हिस्सा, आधा भाग हमेशा क्या होता है बच्चे, आपका प्रकाश में रहता है। अब पहले समझो, जैसे बच्चे ये आपका क्या हो गया, ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी बच्चे आपका कितने पर, तो हम कहेंगे बच्चे आपका 23 डिग्री एंड हाफ पर। अपने ये पृथ्वी का क्या हो गया बच्चे, आपका एक्सेस हो गया। इस एक्सेस पर क्या है, पृथ्वी आपका 23 डिग्री एंड हाफ क्या है, टिल्ट है। मान लेते हैं कि पृथ्वी क्या है, 23 डिग्री एंड हाफ पर टिल्ट है। ये क्या हो गया बच्चे आपका, ऐसे कह दीजिए आप सभी से, ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है बच्चे, आपकी मकर रेखा है। ऐसे मान लेते हैं अपनी क्या हो गई, कर्क रेखा हो गई। यहां पर बच्चे मान लीजिए कि ये क्या है, आपका सन है, ठीक है। ये सन है, इस तरफ चमक रहा मान लेते हैं, कर्क रेखा के ऊपर है, ये मान करके चलते हैं। अब देखो, जब इस तरफ हम लोग इसे देखेंगे तो यहां पर कुछ बातों को समझना है हमें। जैसे मान करके चलते, ये अपना सन है, ठीक है। सन से क्या आती है बच्चे, आपका रेसेस आएंगे। अब सन की रेस बच्चे जहां तक पहुंचेगी वहां तक क्या होगा, हम लोग कहेंगे वहां तक तो पृथ्वी में क्या दिखाई देगा हम लोगों को, वहां तक साथियों हमें क्या देखने को मिल जाएगा, दिन देखने को मिलता है। अब यहां पर समझिए, जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बच्चे कहां पर होगा, तो इससे ठीक 23.5 डिग्री का क्या बनाएगा बच्चे, आपका एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अपना क्या है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, मतलब ये वाला भाग पृथ्वी का क्या होगा, ये भाग बच्चे आपका जो है प्रकाशमान होगा। इन दोनों के मध्य कितना डिग्री का अंतर होता है बच्चे आपका, तो 23 डिग्री एंड हाफ का ये क्या बनाता है बच्चे, आपका एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहां तक पृथ्वी क्या होगी, ये जो आप देख रहे हो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, यहां बच्चे पृथ्वी में इस तरफ आपको क्या दिखाई देगा, इधर की तरफ तो है दिन, और यहां की तरफ अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हम कहेंगे इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहां हमें क्या मिलेगा, रात्रि मिलेगी, ठीक है। इस तरफ आपको क्या दिखाई देगा, रात्रि देखने को मिलेगी, अर्थात पृथ्वी के आधे भाग पर आपको दिन दिखाई देगा और आधे भाग में बच्चे क्या दिखाई देगा, रात्रि दिखाई देगी, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी। इसी को बच्चे क्या कहा जाता है, आपका सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, प्रदीप्त वृत्त है, ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा पर सॉरी एक सेकेंड, विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं
तो ऐसे हम क्या कहते हैं बच्चे, आपका विषुव की तिथि कहते हैं। ये क्या है बच्चे, आपका विषुव है। मतलब इस समय सूर्य क्या है बच्चे, आपका ठीक विषुवत रेखा के ऊपर चमक रहा है। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति नहीं बच्चे, ये भी नहीं होगा। चले आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। बताओ जरा, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है, बताइए जरा। एक ही टाइम पर बच्चे, इसलिए कि दीपक सर बच्चे आपकी साइंस की क्लास ले रहे हैं और मैं एसएसटी की क्लास ले रहा हूं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ये एसएसटी वालों के लिए है और जो साइंस वाले बच्चे हैं वो साइंस की क्लास देखें, और बाकी बच्चे बाद में भी देख सकते हैं। परेशान होने की दिक्कत ही नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और मैं तो ये भी कहता हूं कि आराम से आप क्लास देखिए, क्लास को जो है शेयर करिए। जैसे आना है वो आएगा, नहीं तो बच्चे देखो, मैं एक बात कहता हूं, धीरे धीरे व्यक्ति को पता चलेगा ही, और जब धीरे धीरे पता चलेगा तो उसे पढ़ाने के तरीके और समझाने की चीजों में और ज्ञान के मामले में अंतर दिखाई देगा। धीरे धीरे बच्चे खुद जुड़ेंगे। चलिए, विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है बच्चे आपका, देखो मत्स्य कल्चर कह दिया इसने, पिसी कल्चर एक ही बात हो गई। चलिए, यहां पर बच्चे अगर पिसी कल्चर ही लिखा होता तब आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते, तो अब कोई बात ही नहीं है इसमें। देखो, अगर विटीकल्चर पूछ लिया जाए बच्चे तो ये अंगूर की खेती है, अंगूर की खेती है। मैं तो ये कहता हूं कि आप सब जगह से एसएसटी पढ़ के थक जाना, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए फिर मेरे पास आना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या बच्चे आपका, बागवानी या फलों की खेती। बागवानी यह बच्चे आपकी क्या हो जाती है। और सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं रेशम कीट पालन से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है, ठीक है। रेशम कीट पालन से संबंधित बच्चे ये आपको देखने को मिल जाता है। बीपीएससी वाले सभी क्लासेस देखो, तुमको तो सारे में फायदा है, बस क्या करना, साइंस पेडागोजी छोड़ देना। बाकी तो बच्चे विज्ञान थोड़ी बदलता है, एसएसटी थोड़ी बदलेगा, बिहार जी के थोड़ी बदलेगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है, बताइए। निम्नलिखित में घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थान है, ठीक है। बस आप लोगों को ही बता देना है। आज जैसे बच्चे कहता है आपका स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास, बेल्ड। अच्छा, बेल्ड के घास के मैदान कहां पर है, तो हम कहेंगे बेल्ड तो सर हमारा जो है दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। कहां पर है, साउथ अफ्रीका में अवस्थित है। अच्छा, पंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है, आप कहना अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में बच्चे आपको क्या दिखाई देता, पंपास। अच्छा, प्रेरी घास के मैदान कहां पर है, तो हम कह देंगे सर यही है यूएसए और कनाडा, प्लस बच्चे कनाडा कह देना आप। अच्छा, स्टेपी घास के मैदान कहां पर है, किसी को पता है, तो यूरोप में है, ठीक है। स्टेपी घास का मैदान कहां पर है बच्चे आपका, यूरोप में है। बात खत्म हो गई। तो अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थान क्या हो सकता है, प्रेरी घास का मैदान, ठीक है। इस बात को ध्यान रख करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कहता है आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे। उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इतिहास किंतु और परंतु की तो बात करता ही नहीं। और यह प्रश्न किसकी बात कर रहा है बच्चे, आपका किंतु और परंतु की बात कर रहा है। जब भी किंतु और परंतु की बात आए, कोई चीज आप सोचिए कि अगर गांधी नहीं होते, हिटलर नहीं होता, ये सब अगर हम करते बच्चे, तो ये क्या है बच्चे आपका कल्पना है। हम क्या करते, कल्पना कर रहे हैं बच्चे। अगर गांधी अपनी मां की कोख में भी मर गए होते तब भी भारत स्वतंत्र होता। हिटलर की जगह बटलर होता या हिटलर ने जन्म भी नहीं लिया होता तब भी द्वितीय विश्व युद्ध होता, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध तब भी होता। हाँ, यह बात अलग है कि गांधी नहीं होते तो भारत का जो आज स्वरूप है वो कुछ और हो सकता था, द्वितीय विश्व युद्ध का स्वरूप कुछ और हो सकता था, लेकिन ये नहीं होते तब भी होता। अब भैया हम नहीं हैं
तब भी क्या होता, हम तो कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, तो कल्पना करके देखते हैं कि क्या कहना चाहता है ये। तो उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना को, बिल्कुल कल्पना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साहित्यिक महत्व नहीं है, स्त्रोतों का महत्व नहीं है, संस्कृति का सम्मान भी नहीं है, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, कल्पनाशीलता को जन्म दे रहे हैं। तो ये कल्पनाएं की जाती हैं। जैसे इतिहासकार का काम क्या होता है? इतिहासकार का काम होता है अतीत में घटी घटनाओं का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही बच्चे क्या कहलाता है? आपका इतिहास कहलाता है। तो हम अपने आप को सुल्तान के शासन काल में रख करके काल्पनिक रूप से क्या कर रहे हैं? समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अतीत में जो बातें हुई थी उन बातों में अगर वहां पर हम होते तो हम इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढते। इसे केस स्टडी की तरह समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये कल्पना है, आपसे कल्पना आधारित बातें कर रहा है। चलो आगे बढ़ो। कहता है संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है बच्चे, आर्टिकल 22 में उल्लिखित फौजदारी जो कानून है वह बच्चे गिरफ्तार व्यक्ति को जो है कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता? कभी नहीं किया जा सकता भाई। आरोपी के खिलाफ आप उसे पुलिस के समक्ष दिया गया किसी भी प्रकार का कोई भी आपका स्टेटमेंट न्यायालय में मान्य नहीं है। अगर पुलिस कहे कि इसने थाने में यह बात कही थी और आप न्यायालय में जाकर के मुकर जाओ, उसे आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, क्योंकि पुलिस किसी भी तरीके से ले सकती है आपसे बयान। तो एक इकबालिया जो आपने बयान दिया है पुलिस के समक्ष, उस बयान को बच्चे आपके खिलाफ जो है एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पुलिस इसका प्रयोग नहीं कर सकती है, ठीक है, और इसे माना भी नहीं जाता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है आपके पास। बस निवारक निरोध कानून के अलावा अगर पुलिस कह दे कि हम तुम्हें क्या करते हैं, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करते हैं, तब समस्या हो जाती है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह से दुर्व्यवहार या आतना से बचने का अधिकार है, बिल्कुल है। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, यह भी आपको प्राप्त है। प्राप्त क्या नहीं है बच्चे आपका? तो ये पुलिस जो है आपके खिलाफ इन सबूतों को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकती। चलिए, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वित्त से संबंधित मामले में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। अच्छा, सत्य नहीं है भैया। वित्त से संबंधित कोई भी मामला है तो संसद की मंजूरी बहुत जरूरी है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सत्य बात है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, बिल्कुल। हमारी संसद किससे मिलकर के बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। वित्त से संबंधित या पैसे से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? आपका भारतीय संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। संसद की मंजूरी जो है बच्चे आपका वित्त विधेयक के संबंध में जो है महत्वपूर्ण होती है, या वित्त खर्चा करने से संबंध में महत्वपूर्ण होती है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था और उस समय बच्चे बहुत मतलब अमेरिका स्वतंत्र हो गया, लेकिन उसके बाद भी उस स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया उसमें से दास स्वतंत्र नहीं हो पाए। इस नागरिक अधिकार का जब आंदोलन चालू हुआ तो इस नागरिक अधिकार में बच्चे आपका महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाए। महिलाओं को अधिकार 1950 के आसपास आकर के जो है ब्रिटेन में मिले। गुलामों के लिए ये बच्चे क्या था? आंदोलन चलाया गया। तो सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकार तथा जातीय भेदभाव की समाप्ति की मांग के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की मांग के लिए तो 50 के आसपास चला। अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए। तो किस लिए बच्चे ये चलाए गए थे? तो ध्यान रखिएगा
ये सभी जो है बच्चे आपका जातीय भेदभाव की समाप्ति की मांग के लिए बच्चे इसे चलाया गया था। ठीक है, ये कब चला था? 1955 से लेकर के बच्चे आपका 1968 के आसपास चला था। और इसमें जो अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक थे उनके अधिकारों के लिए मांग की गई थी, महिला अधिकार के लिए, और जो अफ्रीकी लोग हैं उनकी मांग के लिए, जातीय और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। गुलामों के लिए तो आंदोलन कब चल गया? 1873 के आसपास चल गया था। 73 से लेकर के 73 के आसपास ही, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही। अब्राहम लिंकन साहब उस समय क्या थे बच्चे? आपका यूएस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तब दास प्रथा को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था, लेकिन उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। सामाजिक भेदभाव उनके साथ बने रहे, और उन सामाजिक भेदभावों की समाप्ति के लिए बच्चे आपका यह 1950 के आसपास आकर के 1955 से 68 के मध्य दोबारा आंदोलन किया गया। चलिए, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चे आपका गलत है? कहता है न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने का अधिकार है। यह जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भी सत्य बात है। न्यायपालिका व्यवस्था नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रिया उपलब्ध कराती है। सरकार के बीच नहीं, विभेद नहीं, सरकार नहीं, राज्य सरकारों के बीच ये नहीं। न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। ठीक है, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानून को रद्द करने का अधिकार है। आर्टिकल 13 के तहत आते हैं। आर्टिकल अगर आप 32 देखो तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, और जो आपका क्या किया गया, केशवानंद भारती मामले में एक डिसीजन दिया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के बच्चे आपका क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे कोई अगर छेड़छाड़ करने वाला संशोधन होता है या कानून बनाता है तो उसे न्यायपालिका क्या कर सकती है बच्चे? आपका समाप्त कर सकती है। तो बच्चे न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका संसद द्वारा पारित सभी कानूनों को बच्चे रद्द कर सकती है, सभी को रद्द करने का अधिकार रखती है अगर वो क्या करते हैं? संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी करते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी कौन करता है? आपका हमारी न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका से बच्चे आपका स्वतंत्र है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रख करके चलना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? ठीक है, दीवानी या सिविल कानून के दायरे में आपका नहीं आता है, बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द, ठीक है, प्रिव्यू ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, जमीन को बेचने से संबंधित विवाद सिविल लॉ है। बच्चों को रखने का दावा सिविल लॉ है। दहेज के लिए महिला को परेशान करना, नहीं भाई ये तो क्रिमिनल है। ठीक है, तलाक के केस फाइल करना, ये क्या है बच्चे? आपका सिविल मामला है। ठीक है, और दहेज के लिए महिला को परेशान करना बच्चे आपका फौजदारी में आ जाएगा, क्रिमिनल मामले के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तलाक का केस बच्चे आपका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत क्या किया जाता है? आता है। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखिएगा अगर आप महिला को परेशान करते हैं तो भारतीय दंड संहिता, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गई, तो भारतीय न्याय संहिता की बच्चे धारा जो है 498A के अंतर्गत आता है, 498A लग जाता है दहेज के लिए जब आप परेशान करते हो। ठीक है, तो उत्पीड़न वाला कहां पर आता है? 498A। और जब ये आप देखते होगे कि कोई अगर तलाक वाले केस में फंसा हुआ है तो उसके ऊपर अधिकांशतः क्या लगा दिया जाता है? 498A लगा दिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए। अरे तो बड़ा मुझे लगता है ये दिखाई नहीं देगा क्या प्रश्न? संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां पर बच्चे? आर्टिकल 32 में है। केवल भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को ही अधिकार, नहीं भाई, भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय यही गलत हो गया। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, ये भी गलत हो गया।
सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझते हैं कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं। यहां पर क्या हो गया बच्चे, आपका डीपीएसपी आ गया। तो डीपीएसपी तो बच्चे क्या है आपका, इसे लेकर के हम कहां पर नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये अप्रवर्तनीय है। ठीक है, देखो यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि राज्य आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। क्लियर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और एक नई दुनिया की खोज कर लाता है। और ये कब पहुंचा था बच्चे, आपका 1492 में पहुंचा था। बात थी 1492 में बच्चे इसने क्या खोज दिया, एक न्यू वर्ल्ड खोज दिया, न्यू वर्ल्ड खोजा। आप याद रख लीजिएगा कि इसे जो है न्यू वर्ल्ड कहा गया, नई दुनिया नाम दिया गया था, नई दुनिया। ठीक है, 1492 में इसके द्वारा किसकी खोज की गई, यूएसए की खोज की गई। ठीक है, किसकी खोज की जाती है, यूएसए की। और किसने किया था बच्चे, आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कहां का नाविक था, तो हम कहते हैं स्पेनिश नाविक था। ये कहां का नाविक था, तो ध्यान रखिएगा स्पेनिश नाविक था, नाविक था। ठीक है, तो स्पेनिश नाविक था। वास्को डी गामा कब आया बच्चे, आपका तो 1498 में। ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की तलाश करता है और भारत के तट कहां पर बच्चे आपका, तो हम कह देंगे पश्चिमी तट मालाबार तट में आता है। और मालाबार में भी बच्चे बंदरगाह था जिसका नाम था कालीकट बंदरगाह। तो कालीकट बंदरगाह में यह आता है जहां का शासक था जमोरिन। और वहां ये क्या करता है, तो बच्चे इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कोलंबस ने किसकी खोज की है बच्चे, आपका यूएसए की खोज की। इससे पहले किसी को नहीं पता था। तो इसे क्या नाम दिया गया बच्चे, आपका नई दुनिया। अच्छा एक बात बताओ, जो ये भौगोलिक खोजों का दौर चालू हुआ इसके पीछे कारण क्या था, तो कारण भी ध्यान रखिएगा कि 1453 में बच्चे की युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध को कहा जाता है क्रूसेड वॉर या धर्म युद्ध कहा जाता है। और उस धर्म युद्ध में बच्चे क्या हुआ, जो आज आप टर्की का क्षेत्र देखते हो, ठीक है, कुस्तुनतुनिया, वहां पर बच्चे किसका शासन स्थापित हुआ, तो मुस्लिम शासन की स्थापना हुई, मुस्लिम्स की विजय हुई। और जो ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का भाग था, और पूर्वी रोमन साम्राज्य में जब यह लड़ाई लड़ी गई तो क्रिश्चियनिटी की हार हुई। और इसके बाद यह मार्ग, जो व्यापारिक मार्ग प्राचीन सिल्क मार्ग से जुड़ा हुआ था, यह क्या था बच्चे, यूरोपियों के लिए बंद हो गया। और इन परिस्थितियों में क्या हुआ, अब मजबूरी हो गई थी कि हमें समुद्र में उतर करके एक नए जलमार्ग की तलाश करनी। एक तो वो क्या कर रहा था, पैसे भी कम लगते थे क्योंकि सस्ता होता है समुद्री जलमार्ग, तो इसलिए बच्चे तलाश की गई, समुद्री मार्गों की खोज का दौर चालू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। कहता है केतरी और दक्षिण गंगोत्री। केतरी नहीं होना चाहिए भाई, केतरी की जगह अगर मैत्री होता तो भी चल जाता। ठीक है, कैत्री नहीं होगा, मेरे हिसाब से मैत्री होना चाहिए। और दक्षिणी गंगोत्री आया तो मैत्री होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए, केतरी नहीं बच्चे, आपका मैत्री होना चाहिए, मैत्री। ठीक है, मैत्री ये कहां पर है बच्चे, आपका अंटार्कटिका में है। ये क्या बच्चे आपके, तो हम कह सकते हैं ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो हम शोध कार्य करते हैं उसके लिए हमने क्या स्थापित किया है, अंटार्कटिका महाद्वीप में बच्चे हम लोगों ने स्थापित किया। एक तो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री हमारे क्या है, तो ये दोनों शोध संस्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला शोध संस्थान कौन सा था बच्चे, आपका गंगोत्री था, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने क्या किया, मैत्री की स्थापना की। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। और तीसरा अगर कभी पूछ ले तो भारतीय शोध केंद्र भी है। देखो कौन कौन से हैं, मैत्री है सबसे पहले, दक्षिणी गंगोत्री, उसके बाद मैत्री, और मैत्री के बाद तीसरा आता है बच्चे आपका भारती। ठीक है, तो अगर कभी भारती पूछ ले तो भारती भी ध्यान रखिएगा, भारती। तो एक तो हो गया बच्चे आपका मैत्री, मैत्री के साथ बच्चे आपका दक्षिणी गंगोत्री और भारती, ये तीनों शोध संस्थान है जो कहां पर है, आर्कटिक, आपका अंटार्कटिक जो है
महाद्वीप में अवस्थित है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। कहता है महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कर दीजिए। कर लेते हैं विचार। कहता है उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल सत्य बात है। शीत या ठंडी महासागरीय जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश से बच्चे निम्न की ओर आती हैं। कहां की तरफ? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ। निम्न अक्षांश की तरफ। ठीक है, तो उच्च से निम्न अक्षांश की तरफ आती है। हम कहेंगे ए सही है और बी गलत है। तो ए सही है और बी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है? ऋतु प्रवास या जो बच्चे आपका सीजनल माइग्रेशन होता है, सीजनल माइग्रेशन से बच्चे मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है सीजनल माइग्रेशन का? तो कहता है लोगों की अपनी आजीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की तरफ प्रवसन, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों का ऋतुवत गतिशीलता ही बच्चे क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहा जाता है। यह कहां पर होता है? ऊंचे ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में यह चीजें आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अगला। कहता है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थायी पवन चलती है? ठीक है, चिनूक स्थायी पवन को और क्या कहा जाता है बच्चे? से हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। पवन कारण क्या है बच्चे? इसके आने से क्या होता है? ये गर्म स्थानीय पवन है। गर्म स्थानीय पवन है। ठीक है, चलती कहां पर बच्चे आपका? तो रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में। ठीक है, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में चलती है। हिमबक्षी क्या है बच्चे आपका? हिमबक्षी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करती है? हिम को या जो बर्फ जमी है, बर्फ को पिघला देती है। किसे पिघला देगी? बर्फ को पिघला देती है। पिघला देती है, जिससे नए चारागाह हम कह सकते हैं, जिससे चारागाह जो है गाह खुल जाते हैं और लोगों के लिए मौज हो जाती है। तो कहां चलेगी बच्चे बताइए? शायद 50 के आसपास प्रश्न होने चाहिए बच्चे। देखते हैं, क्योंकि आज की ये पीपीटी जो है बनाते समय 2-3 बार डिस्टरबेंस हुआ तो मैं देख नहीं पाया, कुछ चीजें जो है गड़बड़ भी हुई। तो चिनूक के बच्चे कहां चलती है आपका? हम कहेंगे प्रेरी घास के मैदान में चलती है, क्योंकि प्रेरी घास का मैदान कहां पर है? अमेरिका में। पूर्वी ढलान के बच्चे आपका सहारे चलती है। ठीक है, तो ये अमेरिकी घास मैदान को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरी का घास का मैदान कहते हैं। चिनूक क्या है बच्चे आपका? स्थायी गर्म पवन है। ठीक है, हिमबक्षी पवन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके चलने से चारागाहों पर जो जमी हुई बर्फ है बच्चे वो पिघल जाती है और पशुओं के लिए हमें चारा प्राप्त हो जाता है। अगला ये कहता है वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? अब देखो, आपको मैं ये बता रहा हूं, अलग अलग वर्षों में भी आप अगर प्रश्न उठाओगे तो देखो, एक आपके पास क्या है? खगोलीय पिंड से प्रश्न होगा, 100% होगा। एक वायुमंडलीय परतों से होगा, 100% होगा। एक बच्चे आपका क्या है? घास के मैदानों से होगा, 100% है। महासागरीय जलधारा से 1% होगा, एक प्रश्न होगा, यह भी फिक्स है। तो बिल्कुल, क्योंकि 6ठी से 8वीं में जितने टॉपिक है उसी से तो क्या करेगा? सीटेट में प्रश्न बनेगा ना। जो एनसीईआरटी में प्रश्न दिए हुए हैं, 4 प्रश्नों को 3 प्रश्नों को मिला करके क्या करता है बच्चे? सीटेट में एक नया प्रश्न बना देता है सीबीएसई। बस इतना ही काम है और कोई काम नहीं होता इसमें। इसलिए मैं कहता हूं एग्जाम आसान है, बस आपको देखना पड़ेगा। तो वायुमंडलीय परतें, कौन सी परत है बच्चे आपका? हम कह देंगे बाह्यमंडल। ठीक है, क्या हो गया बच्चे आपका? बाह्यमंडल हो गया। बाह्यमंडल में आकर के बच्चे क्या होता है? जो रेडियो प्रसारण को सहायता कौन प्रदान करता है बच्चे? आपका बाह्यमंडल प्रदान करता है। ठीक है,
तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, कहता है तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तानाशाही के संदर्भ में, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते। अरे प्रश्न उठा लिया तो तानाशाह काहे का। तुम कभी ये सोचो कि घर में जो है पिताजी कोई निर्णय ले लें और फिर, अब आप लोगों के समय में तो पता नहीं है, हमारे समय में अब तो हम भी बड़े हो गए तो पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं। जब छोटे थे तो कभी आप सोच करके देखिए, या थोड़ा सा भारतीय समाज को और थोड़ा पीछे चल करके देखिए, तो परिवार में बच्चे पिता की भूमिका को अगर देखा जाए, अब धीरे धीरे बदलते परिवेश में बदल रही है। पहले तानाशाह के रूप में हुआ करती थी। पिता ने कोई निर्णय लिया, तुमने बोला, कूट दिया। पहले शिक्षकों की भी क्लास के अंदर बच्चे यही क्या हुआ करती थी, वो उन्होंने अपनी भूमिका यही बना रखी थी। हमारे समय पे जो है हमारे गुरुजी हुआ करते थे, अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, एलएस पाटस्कर सर नाम था उनका। वो आते थे, क्लास में एंटर करते थे तो सबसे पहले शुरू वाले बच्चे को पीटते थे, दम से कुटाई करते थे, शुरू से लेकर के अंतिम तक एक चक्कर सबको पीटते थे। उसके बाद आते थे, बैठते थे, बोलते थे हाँ आप बताओ किसका किसका होमवर्क नहीं हुआ है। अब बोले मैं जानता हूं किसी का नहीं हुआ, इसीलिए मारा आपको। ठीक है, एक गणित वाले टीचर थे, वो भी रोज मारते थे, वो तो गिरा गिरा के मारते थे, जितना मन होता था उतना कूट देते थे। तो ये क्या था बच्चे आपका, ये तानाशाह। और तानाशाह के खिलाफ तुम आवाज उठा दोगे, ऐसा कभी हो सकता है? कूटे जाओगे बेटा। तो यहां पर क्या है, कुटाई हो सकती है। तो तानाशाह के लिए हुए निर्णय पर बच्चे कोई भी क्या नहीं उठा सकता, उंगली तो नहीं उठा सकता भाई। कहता तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने। काहे को स्पष्टीकरण, किसको स्पष्टीकरण, जब वो खुद ही लिखा हुआ है कि वो क्या है, तानाशाह है, तो स्पष्टीकरण किसको देगा? कोई मांगने भी जाए तो लटका देगा उसे भी। फिर कहते हैं बच्चे तानाशाही में तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, करेंगे तो भुगतेंगे। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, बिल्कुल उसी व्यक्ति पर निहित होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यही कथन बस गलत है। आइए अगला, कहता है शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर से क्या मतलब होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कोई भी अपने मामले पर बिना कानूनी नहीं, ऊपरी अदालत, किसी व्यक्ति नहीं बच्चे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है बच्चे? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को दिया किसने था? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा बच्चे इस शक्ति के पृथक्करण को जो है दिया गया था। ठीक है, तो शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत इसी के द्वारा बच्चे आपका दिया जाता है। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। चलो, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? कहता है बच्चे द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट रेफर्स टू। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट क्या करती है बच्चे? देखो, विधायिका विधि का निर्माण करती है, न्यायपालिका न्याय संबंधी कार्य करती है। अगर कोई विधि बनाई गई है, उस विधि से संबंधी कोई समस्या है या उससे कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी सुनवाई करने का कार्य किसका है? न्यायपालिका का है। कार्यपालिका का काम क्या होता है बच्चे? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नियमों को लागू करने का दायित्व किसके पास होता है? कार्यपालिका के पास। जैसे बच्चे आप देखोगे डीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासन, ये सब क्या करते हैं? विधायिका के द्वारा निर्मित किए गए कानूनों को क्या करते हैं बच्चे? धरातल पर लागू करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, उसी को क्या कहा जाता है बच्चे? आपका एग्जीक्यूटिव कहा जाता है या कार्यपालिका कहा जाता है। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? अब भाई आपको पता होना चाहिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या क्या है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, देख लेंगे। मनोविज्ञान नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, यही इसमें शामिल होते हैं। चलो, कहता है निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। चुन लेते हैं भैया। ठीक है, सबसे उचित विकल्प को चुनना है।
तो सबसे उचित विकल्प को क्या करना है, चुनना है। लेकिन चुने किस आधार पर? यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पनाओं के साथ कैसे अंतरों को पूरा करते हैं। यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। यह स्रोत को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? मतलब क्या है, जानना क्या चाहता है? निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न अधूरा सा लग रहा है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ तो है। ओहो, अब समझ गया क्या है अंतर। ये बच्चे प्रश्न का भाग है। ये किसका भाग है? प्रश्न का भाग है। अब समझ में आया। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? और फिर बच्चे ये आएगा, निम्नलिखित में से आपको क्या करना था बच्चे? सही विकल्प का अब चुनाव करना था। ये यहां से उठ करके कहां आएगा? यहां आएगा, तब प्रश्न एप्रोप्रिएट होगा। हाँ बिल्कुल बच्चे। तो भाई हम ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनना है। तो हम लोग ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो हमारा उद्देश्य यही हो सकता है बच्चे कि हम क्या करें, वर्तमान को अतीत के साथ तुलना करना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो है ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछेंगे। भाई इतिहास की क्या है, वर्तमान के साथ तुलना करनी होती है, तब हम कल्पनात्मक जो है प्रश्नों को पूछते हैं, ढूंढ लेते हैं। इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है? नहीं। यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक? नहीं। यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने को बच्चे आपका क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। और यही आधार क्या होता है बच्चे, आपका कल्पनात्मक प्रश्नों का होता है। चलिए, कहता दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह के बारे में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का बच्चे आपको क्या करना है, चयन करना है। बंदगाह विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। बिल्कुल सत्य बात है। उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बिल्कुल सत्य बात है। दिल्ली सल्तनत में बच्चे आपको गुलाम वंश भी देखने को मिलेगा। बंदगाह पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर नहीं, पूरा विश्वास था बच्चे सुल्तान का उन पर। तो ठीक है, आंख मूंद करके बच्चे क्या करता था, सुल्तान उन पर विश्वास किया करता था। बंदगाह का मतलब क्या होता है, बंदगाह बच्चे आपके शब्द जो है गुलाम मुसलमानों के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता था, जिसे खरीद करके लाया जाता था, सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और फिर उन्हें क्या किया जाता था बच्चे, कुशल बनाया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। और फिर उसकी योग्यता के अनुसार बच्चे क्या किया जाता था, राज्य के उच्च पदों पर उसे नियुक्त किया जाता था। चलिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? Which of the following statement is correct regarding the पंचायती राज सिस्टम in India? संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने अपने कानून होते। बिल्कुल होते, सभी राज्यों के अपने अपने कानून हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्य नहीं, सचिव तो सरकारी कर्मचारी होता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है? नहीं, सबसे उच्च स्तर है। ब्लॉक होता है बच्चे, द्वितीय स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक पंचायत होती है। ग्राम पंचायत की अवधि बच्चे आपका 5 वर्ष होती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग, पृष्ठीय तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या पोताश्रय तरंगे? इनमें से कौन सी तरंग है बच्चे जो आपका क्या नहीं है, भूकंपीय तरंग नहीं है? आज की बच्चे थोड़ी सी पीपीटी गड़बड़ हो गई। चलिए
तो बताओ जल्दी से कौन सी जो है भूकंपीय तरंगे नहीं है। पहला क्या था बच्चे आपका अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव की बात करता है। अब आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गई और सरफेस वेव्स हो गई। तो पहले समझो, पहले नंबर पर आकर के अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि भूकंप के दौरान जो है 3 तरीके से जो है ऊर्जा का निष्कासन होता है। एक होती है बच्चे आपकी पी वेव्स, फिर होता है बच्चे एस वेव्स, और क्या होती है बच्चे आपकी एल वेव्स होती है। 3 तरीके की वेव्स होती है, एक पी वेव्स है, एस वेव्स है और एल वेव्स है। इसे प्राइमरी वेव्स कहते हैं, इसे सेकेंडरी कहते हैं, इसे लब वेव्स भी कहते हैं, इसे सरफेस वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, पहले तो समझ लो। इसे प्राइमरी, इसे सेकेंडरी और इसे एल वेव्स, लब वेव्स या बच्चे आपका सरफेस वेव्स भी कहते हैं। आप समझिए पी वेव्स कैसी होती है बच्चे, तो पी तरंगे होते हैं या प्राथमिक तरंगे होती है। पी से ना समझ में आए तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक, ठीक है, तरंगे, या इसे द्वितीयक तरंगे कह देते हैं, इसे हम लोग लब वेव्स कह देते हैं या सतही तरंगे कह देते हैं। तो जो प्राथमिक तरंगे हैं बच्चे, ये कैसे हो सकती है, तो ये 2 तरीके से चलती है। ठीक है, कितने तरीके से चल सकती है, 2 तरीके से चलती है बच्चे। ठीक है, ये सबसे, इसकी गति क्या है बच्चे आपका, सबसे तेज होती है। ठीक है, सबसे तेज होती है। और ये कैसी होती है बच्चे आपका, इसे हम कहते हैं कि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। ये कैसी है बच्चे आपका, अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है बच्चे आपका, तो पी वेव्स जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसमें की गति क्या होती है बच्चे आपका, सर्वाधिक होती है। स्पीड इसकी कैसी है, तो हम कह सकते हैं गति सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चे, इसकी इंटेंसिटी कम होती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, सिस्मिक वेव पर बच्चे सबसे तेज तो भगती है, लेकिन हानि बच्चे आपका क्या है, कम पहुंचाती है। उसे क्या कहा जाता है बच्चे, इसकी तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी कहा जाता है। देखो ये बच्चे ठोस, द्रव्य और गैस तीनों से होकर के गुजर सकती है। ठीक है, ये किस माध्यम में चलती है बच्चे आपका, तो सभी माध्यमों में चल सकती है, सभी माध्यम में चलती है। ठीक है, सभी माध्यमों में चलती है। जैसे ठोस हो, चाहे बच्चे आपका द्रव्य हो, चाहे गैस हो, सभी माध्यमों से होकर के बच्चे आपका चलती है। और सबसे पहले बच्चे पृथ्वी की सतह पर या सिस्मिक स्टेशन पर सबसे पहले कौन सी गैस मतलब तरंगे पहुंचती बच्चे, आपकी पी वेव्स पहुंचती है। अब देखो दूसरा आते हैं बच्चे एस वेव्स, या इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चे, आपका अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चे आपका, एस वेव्स को ही अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, या हम लोग बच्चे इसे ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं, एस वेव्स को। आप समझिएगा, ये तरंगे क्या है बच्चे आपका पी तरंग के बाद प्रकट होती है, मतलब पहले प्राइमरी होगी, उसके पीछे पीछे बच्चे आपका सेकेंडरी वेव्स निकलती है। ये बच्चे कहां से, तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपका ठोस में गमन करती है। ठीक है, ये तरल में नहीं चल सकती, ये सिर्फ ठोस पदार्थ में, ठोस में गमन करती है। ठीक है, गमन करती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ठोस पदार्थों से होकर के ही गुजर सकती है। मतलब जहां कठोर संरचना होगी वहीं से बच्चे यह आपकी गुजर सकती है। अब देखो जो एल तरंग होती है बच्चे, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बच्चे आपका सरफेस वेव या सतही तरंग भी कहते हैं, सतही कह दीजिए, या इसे कह दीजिएगा बच्चे आप लोग पृष्ठीय तरंग भी कहा जाता है, पृष्ठीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पृष्ठीय तरंग के नाम से जानते हैं। ये तरंग क्या है बच्चे आपका, जो इपी सेंटर है, उस इपी सेंटर में सबसे लास्ट में आकर के कौन हिट करता है, एल वेव्स करती है। इसकी गति क्या होती है बच्चे आपका, सबसे धीमी होती है। जैसे आप लोग गाना गाते हैं ना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाऊं, तो अब समझना ये बच्चे मंद मंद मुस्कनिया है, और जो मंद मुस्कुराता है, मंद मंद मुस्कनिया पर अगर आप उसकी बलिहार जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको हरा देगा। तो इसका वेग क्या है बच्चे आपका, सबसे कम है। इसकी गति क्या है, सबसे कम है। ठीक है, ये बच्चे आपका क्या है, इसकी गति का प्रभाव जल और थल दोनों पर होता है। इसकी उत्पत्ति कहां पर है, सरफेस के नजदीक होती है, चिपक जाती है, और धीरे धीरे क्या करेगी बच्चे आपको, हिलाती रहेगी।
और इस कारण से बच्चे एल वेव्स क्या होती है, सबसे ज्यादा जो है खतरनाक होती है। नाम ही है लव वेव्स, प्यार में समझ रहे हो, अगर फंस गया व्यक्ति तो सबसे खतरनाक मामला तो वही है। तो लोग कहते हैं ना कि इसको बीमारी नहीं हुई, लवेरिया हुआ, तो लव वेव्स इसका नाम है। तो इसलिए क्या बच्चे आपका सबसे विनाशकारी यही होती है। ठीक है, तो सबसे विनाशकारी कौन सी होती है, एल वेव्स होती है। और पोताश्रय तरंगे बच्चे क्या है आपका, भूकंपीय तरंगे नहीं, तो कभी पोत क्या आते हैं बच्चे आपका, तो जब समुद्री किनारे पर जो है पार करने के लिए आता है तो लहरें आकर के टकराती हैं, उसे कहा जाता है। क्लियर है? हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो मैं समझूंगा, समझ गए? ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सतही। अब ये भी पूछ लेना, इनमें से सबसे ज्यादा गति किसकी होती है, कहना पी की होती है। ये सभी माध्यम में चल सकती है। अनुप्रस्थ तरंगों की गति क्या होती है बच्चे आपका, तो ये जो है इसकी गति पी से ज्यादा होती है और पी के पीछे पीछे आती है, सिर्फ ठोस में गमन करती है। ये क्या है बच्चे आपका, सतह के समीप चलती है, पृष्ठीय तरंग है, लव है, तो बच्चे फिर धोखा है। और ये क्या है बच्चे, धीमी है, इसकी गति सबसे धीमी है, मंद मंद चल रहा है। जैसे ऐसे समझो कि एक बार आपका सर मैं इस बोर्ड पे मारूं, एक बार में जो चोट लगनी है लग जाएगी, और कई बार ऐसे टक 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 करता रहूं तो ज्यादा क्षति होगी। तो इस बात से ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? ठीक है, बताओ खनिज कहां पाए जाते हैं? तो नॉर्मल प्रश्न है। अब इस प्रश्न को भी बनाने का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं। सबसे ज्यादा खनिज कहां पाए जाते हैं? पठार में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न बने हुए इसलिए ले लिया कि पठारी क्षेत्र में आपका सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ले लो, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, या और छोड़ो प्रायद्वीपीय भारत ले लो। मुख्यतः खनिज आपको कहां है? प्रायद्वीपीय भारत में दिखाई दे जाएंगे, पठारी क्षेत्र है। चलिए, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे जनप्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो लोकतंत्र के संबंध में प्रतिनिधि लोकतंत्र में, ठीक है, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं, यह बात भी सत्य है। तो दोनों बातें आपकी क्या हो जाती है बच्चे, आपका सत्य है कि ए और बी दोनों के दोनों सही है। और भारत प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो है एग्जाम्पल है। अंतिम आते हैं, अंतिम ही दिख रहा है, ये अंतिम प्रश्न है बच्चे आज का। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा प्रश्न एक पहले बनाया था, जो पहला या दूसरे नंबर का प्रश्न था, मुझे याद आ रहा है, ऐसा था वहां पर। अब बच्चे यहां पर फिर से वैसा ही प्रश्न बन गया। तो समझो, अब यहां पर क्या कर दिया, यहां पर बच्चे जो है दो कथन दिए हैं। कहता है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। बिल्कुल सत्य है। इसने क्या किया बच्चे आपका, इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार किसको, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में। अब जो है क्राउन का शासन भारत में स्थापित हुआ, जिसे ब्रिटिश ने कहा यह युगकारी परिवर्तन था। ब्रिटिश की नजर पे होगा, अपनी नजर पे नहीं था। ठीक है, उन्होंने गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया, वाइसराय। भैया पहले चुन्नू शासन कर रहा था, अब मुन्नू करेगा। क्या फर्क आया हमारे जीवन में? कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो सीधा किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य के। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल कर क्या कर दिया, वाइसराय कर दिया। ठीक है, और लॉर्ड कैनिन क्या बन जाते हैं बच्चे, भारत के जो है पहले वाइसराय और भारत के बच्चे आपका अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का प्रशासन बच्चे किसे सौंप दिया गया, तो एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है, और उसका सदस्य बनाया गया बच्चे आपका मुख्य राज्य सचिव, या उसका नाम दिया गया बच्चे आपका भारत राज्य सचिव का नाम दिया गया। भारत राज्य सचिव को जो है भारतीय मामलों के नाम के कार्य को देखने का दायित्व दिया गया। तो एक क्या बनाई गई बच्चे आपका, परिषद बना दी गई। और इस तरीके से बच्चे क्या हुआ, भारत में एक नए शोषण का युग चालू हुआ, और वह शोषण का युग बना बच्चे आपका क्राउन का
साम्राज्य। ठीक है। और 1857 के विद्रोह के बाद बच्चे एक कमीशन का निर्माण हुआ था। आप लोगों से भी ध्यान रखना, अगर पूछ ले, एक कमीशन आया बच्चे आपका पील कमीशन, कभी सुना होगा। पील कमीशन ने बच्चे क्या किया था, रिपोर्ट में जो है सेना में भारतीयों की संख्या कम करने, या हम कह सकते हैं भारतीयों और यूरोपियों का अनुपात जो है सुधारने की बात कही। कहा कि भारतीयों की संख्या करिए कम और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, अगर आपको भारत में स्थायी रूप से शासन करना है। कहता है यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात घटाया जाएगा भैया, यूरोपीय से कम नहीं किया जाएगा। तो ए सही है और 2 गलत है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या किया गया, भारतीय सिपाहियों का बच्चे आपका अनुपात घटाया गया और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया गया। बस भैया यहीं तक की थी आज अपनी बात। बाकी आज के लिए इतनी ही बात। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए भाई, ठीक है। हाँ, उसका बच्चे कुछ ना कुछ किया जाएगा। हाँ, सभी के कमेंट देखता हूं बच्चे। ब्यूटीफुल सिंह जी, मैं सबके कमेंट देखता हूं। ठीक है, वो चैनल देखता हूं बच्चे, किसने बनाया पता नहीं, किसी ने बनाया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ इलाज देखा जाएगा। अपना चैनल यही है, केवल टीचिंग, आप लोगों के सामने है, जिसपे सबसे पहले क्लासेस आती हैं। बाकी शायद किसी व्यक्ति ने जो है कॉपी किया हुआ है चीज़ों को, उसे एक बार मेल भेज करके देखा जाएगा कि भैया ये हरकतें बंद कर दो। फिर नहीं करता है बच्चे तो कुछ तो है, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती होगी यूट्यूब की। खैर इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हमने अभी कुछ किया नहीं। किसी जानकार व्यक्ति से जो है मदद मांगेंगे। और अभी इतना टाइम मिल नहीं पा रहा, आप लोगों के लिए इतना समय देना पड़ जाता है कि जानकार व्यक्ति से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद है साथियों। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।